तब मुझे एक नई चीज़ पता चली कि डिफरेंट मुल्कों में डिफरेंट सिक्के होते हैं। वो सारे सिक्के मेरे पास मौजूद हैं। उसके अलावा बैंक नोट्स मेरे पास हैं। 10 का नोट मिल जाना बहुत खुशी की बात होती थी। 100 का नोट तो देख के ही ऐसे पता नहीं ईद हो जाती थी। जब पहली दफ़ा कायदे आज़म की तस्वीर 1956 में बैंक नोट पे छपी थी तो लोगों ने एहतजाज किया था, ये तो कायदे आज़म की तौहीन है। तो हर नोट के पीछे कोई ना कोई हिस्ट्री होती है। जब मैं कलेक्ट करता हूँ मुझे माजी का पता चलता है कि पाकिस्तान में क्या चल रहा था, क्या हो रहा था। मेरे पास मेडल्स की भी कलेक्शन है, जो मिलिट्री के मेडल्स होते हैं ना। तो ये छोटा सा कीड़ा है, ये पहले मैंने कभी देखा नहीं, ये बड़ा डिफरेंट है। मुझे बड़ा तजस्सुस होता था कि ये मैं देखूँ ये क्या चीज़ है, पहले कभी मैंने इसे नहीं देखा। ये मेरी रिसर्च से ये होगा कि उन्हें पता चलेगा कि ये जो एक ख़ास किस्म की बटरफ्लाई थी जो कि नापैद हो गई थी, वो पाकिस्तान के इस शहर में अभी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली मुतजस्सिस और आज हमारे साथ मेहमान हैं जवाद हसन। जवाद हसन को मैं पिछले 1-1.5 साल से जानता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। ये फ्रीलांसर हैं, कॉइन कलेक्टर हैं, इनकी हॉबीज़ बहुत अच्छी हैं, ज़बरदस्त हैं। और ये जाते हैं बाहर जाते हैं, परिंदों की ये फोटोग्राफी करते हैं। ये चाहते हैं कि जो लोग शिकार करते हैं जानवरों को, वाइल्ड लाइफ को शिकार की बजाय उसको महफूज बनाया जाए, जंगली हयात की ये बात करते हैं कि जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। तो आज हम बात करते हैं जवाद हसन से, हम जानने की कोशिश करते हैं कि इनके नज़रियात क्या हैं, ये क्या कर चुके हैं अब तक और क्या कर रहे हैं। तो जी जवाद हसन, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह का करम। जवाद, मुझे पता चला था, मैंने आपकी फेसबुक प्रोफाइल भी देखी हुई है और आपकी वेबसाइट जो है hafzabadi.com, उससे भी आपका इंट्रोडक्शन देखा था। आपने दूसरे भी जो हफ्ज़ाबादी के सेलिब्रिटीज़ हैं उनके भी आपने बायोग्राफीज़ वहाँ पे लिखी हुई हैं। तो मुझे ये बताएं कि आपको ये शौक़ किस तरीके से आया, या ये ख्याल आपको कैसे आया कि आप जो ये यहाँ की पर्सनैलिटीज़ हैं, फेमस पर्सनैलिटीज़, आप उनकी बायोग्राफी शुरू करें। और ये वेबसाइट जो आपने स्टार्ट की हुई है, कब से स्टार्ट की थी? जी, ये ऐसे है कि हाफिज़ाबाद का मैं रहायशी हूँ, इधर ही पैदा हुआ। तो मैंने सोचा कि जैसे डिफरेंट बड़े बड़े शहर हैं उनमें तो लोगों का जो फेमस होते हैं उनके नाम वगैरह लोगों को पता होता है या उनके स्टोरीज छपती हैं। तो हमारा जो शहर है ना, ये एक इतना बड़ा शहर नहीं है। छोटा शहर है। तो ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि जो इधर से नाम पैदा करते हैं ना अपना, तो वो बड़े शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। तो उधर जाके अपने नाम के साथ वो उस शहर को ही लगा लेते हैं। जैसे कि फ़र्ज़ करें, एग्जांपल के तौर पर किसी को अवार्ड मिला है, कोई अच्छी पोस्ट पे चला गया, तो वो क्या करेगा, है तो वो हाफिज़ाबाद से है लेकिन वो लाहौर में चला जाएगा, उधर रहना शुरू कर देगा। फेसबुक पे भी लिव इन लाहौर लिख देगा। बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि ये बंदा बेसिकली बैकग्राउंड इसका हाफिज़ाबाद क्या है। तो मेरा ये कोशिश थी कि मैं ऐसे लोगों को तलाश करूं और मैं अपनी वेबसाइट पे उनके बारे में लिखूं कि हाफिज़ाबाद के भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत कामयाब हुए हैं, बहुत अच्छी सीटों पे बैठे हुए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, या जिन्होंने पास्ट में भी बहुत अच्छा काम किया है, या नामवर शख्सियात जो थी उनकी पहले ऐसी कोई है नहीं थी सेलिब्रिटीज़ की हाफिज़ाबाद के रेलिवेंट। तो मैंने hafzabadi.com स्टार्ट किया। तकरीबन आइडिया तो मेरे जहन में कोई 5-7 साल से था, लेकिन 2 साल हो गए हैं बाकायदा मैंने इसकी वेबसाइट डोमेन ली है hafzabadi.com। तो उस पर मैंने स्टार्ट कर दिया है। जैसे ही मैं एक एक करके लोगों को ऐड कर रहा हूँ, उनकी प्रोफाइल लिख रहा हूँ। इसमें पॉलिटिकल लोग हो सकते हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं। सबका ताल्लुक हाफिज़ाबाद से ही होगा? हाँ, वो शहर हाफिज़ाबाद या हाफिज़ाबाद, जिला, पूरे ज़िला जिले से? हाफिज़ाबाद, ठीक। डिस्ट्रिक्ट हाफिज़ाबाद से उनका ताल्लुक होना चाहिए। सही। तो ऐसे लोगों की मैं उधर स्टोरी अच्छा, लिखूँ। आपके बारे में ना एक मैंने आपका इंटरव्यू देखा था, उसमें इंटरव्यूअर ने आपका ना तारुफ करवाते हुए बताया था कि आपने पाकिस्तान की जो करेंसी है ना, वो गालबन 1949 से अब तक के वो सारी आपने एक एक सिक्का, कॉइन, और आपने एक एक जो वो नोट वगैरह इस्तेमाल होते हैं वो सारे आपने महफूज करके रखे हैं। तो मुझे ये बताएं कि आपको ये करेंसी कलेक्शन या कॉइन कलेक्शन, इसको जो भी कह लें, ये आपको शौक कब और कैसे आया, और आपके पास किस किस मुल्क की करेंसी मौजूद है? जी, इसमें ना मुझे शौक ऐसे आया कि मैं छोटा सा था तो मुझे घर में इंडिया का 1 रुपया नज़र आया, कहीं पड़ा था। तो मैंने देखा वो बड़ा सा सिक्का था, 1 रुपया इंडिया का।
तो मैंने पूछा कि ये क्या चीज़ है, देखे मतलब वो मुख्तलिफ था जो मैं रोज़मर्रा के लिए लेता था घर से पैसे, वो और होते थे सिक्के, ये और था। तो मैं कोशिश मिला ना, मुझे भी यही लगा कि ये भी ऐसी चीज़ है जो मैं दुकानदार को दूंगा तो वो चल जाएगा, लेकिन मुझे पता चला कि ये नहीं चल रहा। और तब मुझे एक नई चीज़ पता चली कि डिफरेंट मुल्कों में डिफरेंट सिक्के होते हैं। तब मैं छोटा था ना, मुझे पता चला कि ये इंडिया का सिक्का है। और ऐसे ही मुझे कुछ सिक्के ऐसे भी मिले जो पुराने थे, जैसे 25 पैसा, 10 पैसा, ऐसे सिक्के मुझे घर पड़े मिले। वो भी मैंने देखे, वो भी मैंने चलाने की कोशिश की, लेकिन वो भी नहीं चले। दुकानदार ने बताया ये अब नहीं चलते। तो मैंने घर से पूछने की कोशिश की कि ये क्या है, ये वो क्या। उन्होंने बताया कि ये पहले चलते थे, इनको ऐसे 25 पैसे के 4 हों तो फिर 1 रुपया बनता है। तो वो तो था बचपन में, जब मैंने पहली दफ़ा मुझे पता चला कि दूसरे कंट्रीज़ में भी सिक्के होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। और कुछ ऐसे सिक्के भी होते हैं जो बाद में डीमोनेटाइज हो जाते हैं और नए सिक्के इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। तो वो पुरानी एक याद है मेरी कि तब से मुझे सिक्कों से थोड़ी सा लगाव हुआ। मैंने पास रखे, वो काफ़ी देर मैं संभाल के रखे थे, फिर गुम गए। फिर मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मुझे मज़ीद एक दिरहम कहीं से मिला, दिरहम का सिक्का मिला। तो वो मुझे पता चला कि ये जो दिरहम होता है, इसको जब कन्वर्ट करते हैं तो वो पाकिस्तानी तकरीबन 15 या 20 रुपए मिलते हैं, अभी तो ज़्यादा है। तब वो इतना रेट था। तो मुझे बड़ा इसमें तजस्सुस हुआ कि मैं ऐसे सिक्के मुझे मिले। तो मज़ीद थोड़ा बड़ा हुआ तो मुझे सिक्के मिलते कि कुछ 1 पाउंड मुझे मिला। वो पाउंड ऐसे मिला था कि वो लंडा बाज़ार से कोई चीज़ ली थी, तो उसके अंदर से 1 पाउंड का सिक्का निकल आया। तो वो मैंने देखा, मैं बड़ा खुश हुआ कि पाउंड की तो वैल्यू ही बहुत ज़्यादा है, 300 से ऊपर इसकी वैल्यू है, डॉलर से भी ज़्यादा। तो वो पाउंड भी मैंने अपने पास लिखा, रख लिया। उसकी डेट भी गलबन 1986 या 2000 से पहले की थी। तो मैंने कहा बड़ा रेयर पाउंड है। तो ये मैंने ऐसे फिर थोड़ा थोड़ा करके कलेक्शन स्टार्ट की, तो मेरा शौक़ उसमें बढ़ता गया। तो मैंने 1948 में स्टार्ट हुए थे सिक्के पाकिस्तान के बाकायदा छपने। उससे पहले जो 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ था ना, पहले सिक्के जो ब्रिटिश इंडिया के थे ना, वो ही चल रहे थे। तो 48 से बाकायदा सिक्कों का नया सेट स्टार्ट हुआ। आपके पास 48 के जो ब्रिटिश सिक्के हैं वो आपके पास मौजूद हैं? ब्रिटिश सिक्के भी हैं मेरे पास। और 48 से मैंने बाकायदा पाकिस्तान के जो कलेक्शन है वो स्टार्ट की है। मेरे पास एक एल्बम है जिसमें 1948 से लेकर आज तक जो सिक्के नए आए हैं ना, 2021 तक आते रहे हैं तकरीबन। उसके बाद अभी नया प्रिंट नहीं आया 22 या 3 का और 4 का। तो वो सारे सिक्के मेरे पास मौजूद हैं। उसके अलावा बैंक नोट्स मेरे पास हैं 1948 तो नहीं, लेकिन 56 या 49 से लेकर हैं। 48 वाला अभी मेरे पास बैंक नोट नहीं है, लेकिन उससे पहले वाला मेरे पास 1 रुपये का है जो ब्रिटिश इंडिया का था। और आज तक जितने बैंक नोट्स हैं पाकिस्तान के वो सारे मैंने कलेक्ट किए हैं। वो मेरा सेकंड एल्बम है। और एक मेरा इंटरनेशनल एल्बम है कॉइन्स का, जिसमें हर कंट्री से मैंने एक सिक्का रखा है। तो वो तकरीबन 196 कंट्रीज़ हैं जो रजिस्टर्ड हैं यूनाइटेड नेशंस में। तो उनके नहीं, सबके नहीं, तकरीबन 160 प्लस हो गए हैं मेरे पास। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं कंप्लीट कर सकूँ उस एल्बम को 196। और ये आप अपना कलेक्शन किस तरीके से बढ़ा रहे हैं? आप खरीदते भी हैं, लोगों से परचेज भी करते हैं? क्योंकि मैं इतने कंट्रीज़ में आ जा नहीं सकता या इतना लिंक्स नहीं है कि उधर के लोगों से मैं ले सकूं। तो ये होता है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या OLX वगैरह पे, जिन लोगों के पास सिक्के होते हैं ना एक्स्ट्रा, तो वो लगा देते हैं कि ये हमारी हॉबी से एक्स्ट्रा है कलेक्शन से, तो ये हम सेल करना चाहते हैं। तो या आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। फर्स्ट करें मेरे पास जर्मनी के 2 सिक्के हैं, तो मैं उसे कहूँगा एक जर्मनी का ले लो, एक न्यूजीलैंड का मुझे दे दो। ऐसे वो एक्सचेंज हम कर लेते हैं, या जो वो रेट रखता है तो उससे हम परचेज़ कर लेते हैं। तो इस तरह 2 एल्बम मेरे पास नोट्स के हैं, एक पाकिस्तान एक इंटरनेशनल। 2 एल्बम मेरे पास कॉइन्स के हैं, एक पाकिस्तान और एक इंटरनेशनल। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो आप करेंसी कलेक्ट कर रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक की और पाकिस्तान की, इसके पीछे आपका मकसद क्या? मतलब इसको आप किस जगह तक, कहाँ तक लेके जाएंगे? और ये जो आपने कलेक्शन कर ली है, ठीक है, फर्ज कर लें ये आपकी आखिरी हदों को छूती है, अरूज पे पूरे पहुंच जाती है, तो तब आप उसका क्या करेंगे या क्या इरादा रखते हैं? ये कलेक्शन करने की वजह ये है, एक तो मेरा पास से लिंक है,
क्योंकि जो आजकल बैंक नोट्स चल रहे हैं, जब मैं छोटा था तब ये बैंक नोट्स नहीं थे चलते, तब वो इससे पहले वाला जो वर्जन था वो बैंक नोट्स चलते थे। मैं जब वो 5 रुपए वाला 10 रुपए वाला पुराना नोट यूज़ करता था या 100 वाला नोट वो पुराना देखता था, जो मेरी फीलिंग्स होती थी ना बचपन में, वो ही उनको जब मैं देखता हूँ ना तो वो पुराना माजी याद आता है कि ये इनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती थी। 10 का नोट मिल जाना बहुत खुशी की बात होती थी। 100 का नोट तो देख के ही ऐसे पता नहीं ईद हो जाती थी। रेड नोट 100 वाला एक यादगार है ना पाकिस्तान की, एक तारीखी। हाँ, कुछ वो सीरीज तो याद के लिए मैंने रखी है। बाकी पाकिस्तान की हिस्ट्री का पता चलता है कि किस दौर में कौन से सिक्के और नोट चलते रहे हैं, उनके पीछे भी कुछ स्टोरीज होती हैं। जैसे कि जब पहली दफ़ा कायदे आज़म की तस्वीर 1956 में बैंक नोट पे छपी थी तो लोगों ने एहतजाज किया था। ये जो उलमाए कराम है, इन्होंने कहा था कि ये क्या बात है, ये नोट पे तस्वीर नहीं होनी चाहिए, ये तो कायदे आज़म की बेहुरमती है। ऐसे ही वो एक एहसान दानिश शायर है, उसने पूरी नज़म लिखी थी कि ये क्या कर दिया कि इसी नोट से ही रिश्वत दी जाएगी, इसी नोट से ही नाच गाने होंगे और सारे, तो उसी नोट पे कायदे आज़म की तस्वीर लगा दी है, ये तो कायदे आज़म की तौहीन है। तो ये हिस्ट्री पता चलती है, जब वो नोट सामने रखते हैं पता चलता है कि पहली दफ़ा तस्वीर छपी तो ये मसले हुए थे, उलमाए कराम ने फतवे लगाए थे, एहतजाज किए थे, अखबारों में प्रिंट हुआ था। तो हर नोट के पीछे कोई ना कोई हिस्ट्री होती है। जब मैं कलेक्ट करता हूँ मुझे माजी का पता चलता है कि पाकिस्तान में क्या चल रहा था, क्या हो रहा था। तो ये वजह है। और बाकी इसका ये है कि ये एक हिसाब का वो मेरा इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है कि अगर मैं इन कॉइन्स को रखता हूँ, इसमें कुछ सिल्वर के कॉइन्स हैं, कुछ रेयर कॉइन्स हैं, वो आज मुझे जिस कीमत पे मिल रहे हैं कल 5-10 साल बाद उसको मैं सेल करूँगा तो उसकी कीमत डिफरेंट होगी। सही। मतलब आप अपनी इस हॉबी को मोनेटाइज भी करना चाहते हैं, कर सकते हैं, आपके पास ये ऑप्शन है। मतलब ये सेविंग के तौर पे भी हो सकती है और ये यादगार के तौर पे भी हो सकती है, और आने वाली नस्लों के लिए ये महफूज करके रखूंगा। और एक आपका ये तारीखी भी जो है ना वो यादगार है पाकिस्तान की, इससे तारीख मैं इसको एफर्ट कर रहा हूँ कि मैं उनको प्रिजर्व कर रहा हूँ, सेव महफूज कर रहा हूँ ताकि आने वाली नस्लें उन तक ये पहुँच सकें। अगर मेरे जैसा कोई बंदा उनको महफूज नहीं करेगा तो वो फिर मज़ीद नहीं मिलेंगे। जाहिर है, हाँ बिल्कुल भी। वैसे तो म्यूज़ियम वगैरह में भी ऐसी एफर्ट्स होती हैं, महफूज कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कल को म्यूजियम में भी ऐसे ना मिले। एक म्यूजियम इधर भी बन रहा है ना हाफिजाबाद में, रोड पे, उसकी भी अभी बुनियाद रखी गई है। रोड पे बन रहा है जी, हाफिजाबाद में भी म्यूजियम बन रहा है। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि जब हाफिजाबाद का म्यूजियम वो स्टार्ट होगा मैं उसमें चीज़ें डोनेट करूँगा। मेरे पास काफ़ी कलेक्शन है कॉइन्स वगैरह की, कॉइन्स वगैरह भी। हाँ, मेरे पास मेडल्स की भी कलेक्शन है, जो मिलिट्री के मेडल्स होते हैं ना, अच्छा, वो मेरे पास कलेक्शन है उसकी। और ये आपके पास कैसे आए हैं? ये भी ऐसे लोग सेल करते हैं ना, वो इतने मतलब कुछ ज़्यादा रेयर होते हैं, जैसे पाकिस्तान आर्मी के बाकी पाकिस्तान आर्मी के हैं। कुछ मेडल्स ऐसे होते हैं जो इतने रेयर नहीं होते, जैसे 10 साल सर्विस पे हर आर्मी ऑफिसर को मिलेगा, या फिर कोई छोटी सी कारकर्दगी पे उन्हें मिल जाता है एजाज, वो वाले मेरे पास हैं। लेकिन जो तमगा इम्तियाज हो गया, जो बड़े बड़े हैं, वो मेरे पास अभी नहीं है। जो निशान हैदर हो गया या वो नहीं, कुछ लोगों के पास है। मैंने कलेक्टर्स देखे हैं जो इन चीज़ों को परचेज करते हैं, जो बड़े बड़े कीमती अवार्ड होते हैं ना, वो लाखों में सेल होते हैं। तो वो भी जो मजबूर लोग होते हैं जिनको मिले होते हैं, तो वो पैसों के लिए सेल कर देते हैं आर्मी के जो लोग होते हैं। ठीक, ओके। कॉइन कलेक्शन से अपार्ट हम बात करते हैं आपकी जो हॉबी है एक, कि आप जंगली हयात को बचाना चाहते हैं। मसलन आपके नज़रियात के बारे में मैंने देखा था आपकी प्रोफाइल से, फेसबुक प्रोफाइल से भी, वैसे भी। तो मुझे ये बताएं कि आपका इस तरफ ध्यान कैसे गया कि आप ये चाहते हैं कि लोग शिकार करने के बजाय, एक परिंदा आपको नज़र आ गया, आप उसको शिकार करने के बजाय आप उसकी तस्वीर बनाएं और वो आप अपनी सोशल वेबसाइट्स पे भेजें लोगों को, और आप बताएं कि इस जगह पे ये परिंदा एक आया या पाया जाता है, तो ताकि उसको जो है ना वो ख़त्म होने से बचाया जा सके, उसकी हयात को महफूज किया जा सके। ये आपको आइडिया कब आया था और आपने शुरू किस अंदाज में कैसे किया था? जानवरों के साथ ना बचपन से ही थोड़ा सा लगाव आया था, शायद ज़्यादातर बच्चों का होता है। मैं गाँव जाता था ना तो बिल्ली ने बच्चे दिए होते थे, तो मैं छोटे छोटे बच्चे उठा लेता था, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन मुझे डांट भी घर से पड़ती थी, ये गंदे होते हैं, क्यों इन्हें उठा रहे हो। तो
वो बिल्ली हाँ, बिल्ली की बिल्ली के वाइब्स बच्चे। तो गुड होती है ना, अच्छी हाँ होती है, वो अच्छी होते हैं, depression नहीं लेकिन वो करती। फिर भी डांट पड़ती थी। और कुत्तों, छोटे छोटे कुत्ते या हाँ। बिल्ली के बच्चे वो बड़े प्यारे लगते थे मुझे। मुझे जब भी पता चलता था ना इधर बिल्ली ने बच्चे दिए हैं, तो मैं जाके वो बच्चे पकड़ता था और खेलता था। और वैसे भी कभी कोई मैं नया कीड़ा या कोई चीज़ देखता था ना, तो मुझे बड़ा तजस्सुस होता था कि ये मैं देखूँ ये क्या चीज़ है, पहले कभी मैंने इसे नहीं देखा, ये नई चीज़ है, कहाँ से आया है। और या कोई परिंदा नया देख लिया या कुछ, वो मैं गौर करता था इन चीज़ों पे। तो मैं ना फोटोग्राफी का भी थोड़ा बहुत शौक था, तो मैं तस्वीरें बना के फेसबुक पे अपलोड करने लग गया। मैंने किसी कीड़े की, परिंदे की अपलोड करनी, काफ़ी दिन तो मैं ऐसे ही अपलोड करता रहा। तो एक बंदे ने कमेंट किया कि आप ये चीज़ें इधर अपलोड करते हैं तो आप आई नेचुरलिस्ट पे क्यों नहीं अपलोड करते। तो मैंने कहा वो क्या चीज़ है। वो कहते हैं कि वो ऐसी एक ऐप है जिस पे लोग ना बटरफ्लाइज की और परिंदों की तस्वीरें अपलोड करते हैं। उस पर फिर रिसर्चर्स जो होते हैं ना, रिसर्च कहते हैं, जो अपने थीसिस वगैरह लिख रहे होते हैं या एमफिल की, पीएचडी की रिसर्च कर रहे होते हैं, वो जो रिसर्च कर रहे होते हैं ना, उनको वो डाटा मिल जाता है। वो कहता है कि हम उस पर अपलोड कैसे करते हैं, हमने पिक्चर अपलोड करनी है, साथ हमने डेट टाइम देना है, लोकेशन देनी है, तो वो उसको एक डाटा मिल गया। फर्ज करें मुझे इस जगह पे एक तितली बटरफ्लाई नज़र आई है सही, हाफजाबाद में, मैंने उसकी लोकेशन दे दी, टाइम दे दिया, मौसम का उसको पता चल गया, ये डेट थी, जून था या जुलाई था या अगस्त थी, तो ये टाइम था, इस टाइम पे इस जगह पे मुझे नज़र आई है। मेरी तरह ऐसे ही और लोगों ने पूरी दुनिया में से वो ऑब्जर्वेशन अपलोड की होगी। वो जो है उनका एक एआई का सिस्टम, वो आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन सी नस्ल है। अब जो बंदा रिसर्च कर रहा है वो देखेगा कि इस मौसम में, इस खित्ते में ये इतनी तादाद में पाई गई हैं, इनकी एज क्या थी, जेंडर क्या था, वो उस पर रिसर्च करेंगे। वो उस पर रिसर्च करके, या ऐसा हो सकता है कोई ऐसी स्पीशीज़ हो जो पहले कभी किसी ने देखी ही नहीं। सही, वो मैं बटरफ्लाई की तस्वीर अपलोड करता हूँ, वो देखेंगे कि ये पूरी दुनिया में पहले ऐसी बटरफ्लाई देखी नहीं गई। उस पर रिसर्च करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये किस फैमिली से बिलोंग करती है, बटरफ्लाई की किस फैमिली से, फिर उसका वो नाम रखेंगे, उसको एक नया ऑब्जर्वेशन ऐड हो जाएगी, उस पर फिर वो रिसर्च होगी। तो जब मुझे पता चला ना कि मेरा रिसर्च में हिस्सा हो सकता है, मैं एक ऑब्जर्वेशन अपलोड करता हूँ तो वो जो रिसर्च पब्लिश होगी उसमें मेरी कंट्रीब्यूशन होगी उस रिसर्च में। हालांकि मैं एमफिल नहीं कर रहा, मैं उस लेवल पे नहीं गया कि मैं रिसर्च करूं, लेकिन मैं रिसर्च में कंट्रीब्यूशन तो कर सकता हूं ना। मेरी रिसर्च से ये होगा कि उन्हें पता चलेगा कि ये जो एक ख़ास किस्म की बटरफ्लाई थी जो कि नापैद हो गई थी, वो पाकिस्तान के इस शहर में अभी मौजूद है। ज़बरदस्त। तो वो उसको मज़ीद केयर कर सकेंगे, उसको बढ़ा सकेंगे। ये मतलब हाँ, उसको कोई उसकी परिंदा नस्ल कुशी से उसको हाँ, बचाया जा उसको सकेगा। बचाया जा सकेगा। तो ये जब इन चीज़ों का मुझे पता चला कि ये वेबसाइट बहुत अच्छी है, उसकी ऐप भी है, वेबसाइट भी है, तो मैंने बाकायदा रेगुलरली शुरू कर दिया कि मैंने बाहर निकलना है, देखना है। मतलब नहरों के करीब ना आबादी कम है हमारे शहर में, तो उधर मैंने कहा कि मैंने निकल के देखना है कौन सा मुझे परिंदा मिलता है, कौन सा जानवर मिलता है, या पौधों के ऊपर मैंने देखना है, गौर फिक्र मैंने शुरू कर दिया कौन सा कीड़ा, तितली मुझे नज़र आती है। तो मैं हैरान हुआ कि जब मैंने ये ऑब्जर्वेशन शुरू कर दी, तो मैंने कहा मैं इतने साल इसी शहर में रहा हूँ, मैंने ये परिंदे कभी देखे नहीं थे, मुझे ज़्यादा वो नज़र आने लग गए। मैं बाइक पे भी जा रहा होता था तो मुझे नज़र आते थे, अच्छा ये परिंदा इधर भी होता है, हमारे घर के करीब भी ये परिंदा होता है, ये तो मैंने उधर नहर के करीब देखा था। जब मैं पहले इन चीज़ों की तरफ मुतवज्जा नहीं था होता ना, मैं उधर से ही गुजर रहा होता था, मुझे वो चीज़ें नज़र नहीं थी आती। मैं घर में बैठा, मुझे नज़र आ गया वो ये छोटा सा कीड़ा है, ये पहले मैंने कभी देखा नहीं, ये बड़ा डिफरेंट है, इसकी टांगें कैसी हैं। मेरे मोबाइल में मैक्रो कैमरा है, तो मैं मैक्रो फ़ोटोज़ बनाता था कीड़ों की भी और ये चीज़ें, फिर वो मैं अपलोड करके मुझे तजस्सुस होता, मैं देखता कि ये क्या चीज़ है, ये क्या फ्लाइंग इंसेक्ट है या ये कैसा है कीड़ा है या क्या चीज़ है, वो किस नस्ल से बिलोंग करता है। तो इस तजस्सुस में और कुछ फ़ायदा हो रहा था, रिसर्च हो रही थी, तो मैंने काफ़ी ऑब्जर्वेशन अपलोड की हैं। तकरीबन मैं हाफिज़ाबाद में मैंने 50 to 60 स्पीशीज़ जो है ना वो बर्ड्स की, वो मैंने देखी हैं, ऑब्ज़र्व की हैं, वो मैंने अपलोड की हैं। तो बड़ा मुझे मज़ा आता है। 50 से 60 हाँ, 50 से 60 स्पीशीज़ मैंने हाफिज़ाबाद में परिंदों की देखी हैं मुख्तलिफ। और मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने इधर ही सनी गार्डन के छत पे तोते देखे थे।
पैरट्स, अच्छा। जो कि बहुत ही रेयर हैं, बहुत नायाब हैं। बाकी तो परिंदे नज़र आ जाते हैं। पैरट्स आज़ाद जो है जंगल में उड़ते हुए बहुत कम नज़र आते हैं हमारे इलाके में। हाँ, बाकी इलाकों में शायद होंगे। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने सोचा कि शायद किसी के घर से उड़ के आ गए। तो एक दो दिन मैंने मुसलसल दो तीन तीन पैरट्स जो है ना वो देखे, उनको भी फिर मैंने कैप्चर किया, अपलोड किया था। सही। तो ऐसे पाकिस्तान में तो वैसे इस चीज़ का रुझान कम है ना, जो आप ये बता रहे हैं कि आई नेचुरलिस्ट आप इस्तेमाल करते हैं एप्लीकेशन को, और आप ऑब्जर्वेशन करके उनको अपलोड करते हैं ताकि आपकी रिसर्चेज में कंट्रीब्यूशन हो सके। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि जो आपकी सोच है ना, ये पाकिस्तान में इतनी मामूली ये नहीं है। ठीक है, लोग बहुत हैं गैर लेकिन मामूली बहुत है। कम है। हाँ, बहुत कम है। हाँ। तो पाकिस्तान में इस चीज़ का रुझान तो तकरीबन ना होने के बराबर है। वैसे बाहर के ममालिक में तो ये चल रहा है। पाकिस्तान में जो मैंने रुझान देखे ना परिंदों के हवाले से, हाँ। ज़्यादातर शिकार करने लोग निकलते हैं। शिकार करने के वो देखते हैं वो नया परिंदा है, तो वो बजाय इसको महफूज करने वो कहेंगे इसको शिकार करते हैं। हाँ। इसका टेस्ट चेक करते हैं कैसा होगा, खा के देख। क्योंकि ये नया है, रेयर है, इसका टेस्ट भी रेयर होगा। बजाय इसके कि वो ये देखेंगे ये नायाब है, हाँ। इसे नहीं शिकार करना चाहिए, जो ज़्यादा है, जो रूल्स होते हैं शिकार के। तो कुछ परिंदे ऐसे भी होते हैं जो हिजरत करके आते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जब विंटर आते हैं, सर्दियाँ, तो कुछ इलाकों में एक्सट्रीम पे सर्दी चली जाती है कुछ ममालिक में, तो वो परिंदे उधर सरवाइव नहीं कर सकते। तो हमारा जो है वो इतना एक्सट्रीम कोल्ड नहीं होता पाकिस्तान में जितना वो कुछ कंट्रीज़ में होता है। तो उधर से परिंदे सर्दियों के मौसम में हिजरत करके इधर आ जाते हैं, सर्दियाँ इधर गुजारते हैं, और फिर जब उनका मौसम बेहतर होता है तो वो फिर वापस चले जाते हैं। तो वो जो मेहमान परिंदे होते हैं हिजरत करके, हमें उनका भी शिकार नहीं करना चाहिए। पहले सुना है मैंने जो एक्सपर्ट्स हैं कि पुराने वक्तों में वो ज़्यादा आते थे हिजरत करने, अभी वो कम आते हैं। उसकी वजह ये है कि इधर शिकार ज़्यादा होता है तो वो डर गए हैं, और अभी वो इस मुल्क में नहीं आते, वो किसी और मुल्क का रुख करते हैं जिधर वो महफूज फील करें, जिधर वो